अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस और उसके साथ जो है सोल्युबिलिटी को हमने डिस्कस किया था, जो कि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आज हम देखेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड इनके क्लींजिंग एक्शन को यहाँ पे, बल्कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज से आज जो हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है, उसमें हम देखेंगे क्लींजिंग एक्शन को चेक करना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के क्लीनिंग प्रोसेस होता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं, उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो सोप्स या डिटर्जेंट्स होते हैं बेसिकली उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर होता है। चाहे आप डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं या आप सोप्स यूज़ कर रहे हैं, हर एक के अंदर ये करैक्टर मौजूद होते हैं। हर एक के टू पार्ट्स होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट होगा वो क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जो कि पोलर है, आपने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने सॉल्युबिलिटी का रूल पढ़ा होगा, उसमें हमने बात की थी कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक जो है वहाँ पे हमने करैक्टर को स्टडी किया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जो पोलर हैं वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। दो पार्ट है ना, एक पोलर एक नॉन पोलर है। जो कि पोलर है वो वाटर में सॉल्युबल है, जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और वो कौन से हो सकते हैं? अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब देखें, जो जैसे हम फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर लें, एक गिलास ले लें शीशे का, उसमें जैसे ही आपने कोई साबुन वगैरह थोड़ा सा मिक्स करना है या हाथ उसमें धोएं साबुन वाले, तो आप देखेंगे कि जो साबुन होगा, साबुन के कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आपको वाटर में इस तरह तैरते हुए नजर आएंगे बारीक बारीक से। इस तरह जैसे एक इनसॉल्युबल पार्टिकल जैसे आपको वाज़े तौर पे वहाँ पे नज़र आएंगे उसके अंदर कि इसके अंदर ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं उस वाटर के अंदर। तो वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो उसके अंदर एक ज़र्रे होते हैं जो उस वाटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, वो बेसिकली कौन सा पार्ट होता है? सोप्स का या डिटर्जेंट्स का वो जो पार्ट होता है वो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, जो कि अल्काइल हो सकता है या फिर बेंजाइल हो सकता है। जो सॉल्युबल था वो तो डिसॉल्व हो चुके, वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। जो इनसॉल्युबल होगा वो आपको उसके अंदर नज़र आता है। अब ये जो इनसॉल्युबल पार्ट है ये क्या कौन से हो सकते हैं? आपके पास यहाँ पे आपकी बुक में ये एग्जांपल मेंशन नहीं है, आप लोगों ने ये एग्जांपल लिखनी है। एक मैंने एग्जांपल पुट किया यहाँ पे, अल्काइल सोडियम सल्फेट, जिसका फार्मूला है आर से अल्काइल है, SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये एक एग्जांपल है, ये डिटर्जेंट की एग्जांपल होती है, आर SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं अल्काइल सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। ये डिटर्जेंट की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आ जाती है जो कि है आर बेंजीन है, SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। दूसरा क्या था? मैंने यहाँ पे दो बातें की थी ना कि जो इनसॉल्युबल होती हैं वो अल्काइल हो सकते हैं या बेंजाइल हो सकते हैं, या अल्काइल बेंजाइल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अल्केन लगी, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ये बेंजीन है, तो आप इसको प्रॉपर नाम देंगे, लास्ट पे सोडियम है तो इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फेट, ठीक है ना। ये टू एग्जाम्पल्स आपने बुक पे लिख लेनी है जो कि डिटर्जेंट्स और सोप से रिलेटेड हैं, जो कि क्लीनिंग के प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हम प्रोटीन्स और DNA को स्टडी करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, तो आपको आपके माइंड में ये हो कि आपने ये दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, प्रोटीन्स एंड DNA से रिलेटेड जो है इन चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन बेसिकली जो है हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी उनके लिए एक वाइटल जो है एक रोल प्ले करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जितने भी उनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़ होती है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। और ये किस चीज़ से बनी होती है? जो कि अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अमाइनो देखें, दो ग्रुप्स हैं, एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरा एसिडिक ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड्स। जैसा कि सेंटर में कार्बन आपने लगाना है, इसके एक साइड पे NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और इसी कार्बन की दूसरी साइड पे ग्रुप आ जाता है COOH, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से है ये रिलेटेड है ये ग्रुप। अब ये एसिडिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बन से अटैच होते हैं। अब इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ ये R ग्रुप H लगाते हैं, और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच होता है। इस अल्काइल ग्रुप को आप चेंज करके लॉट ऑफ कंपाउंड्स जो हैं आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अमाइनो एसिड के। अब ये पूरा जो आपके सामने ये बना हुआ इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है ना। अब इसी तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में इस तरह जुड़ते जाते हैं।
और आपके पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनता जाता है। अब इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, या अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होगा, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसकी वजह से बन रहा होता है, अमाइनो एसिड्स की वजह से बन रहा होता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम यहाँ पे जस्ट कौन से टाइप की स्टडी कर रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये फाइब्रस प्रोटीन हमारी बॉडी के किन किन पार्ट में यहाँ हम जो है इसको प्रिपेयर करते हैं, ये कहाँ से प्रिपेयर होती है। हम इसको प्रिपेयर करते हैं सिल्क से, कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। रेशम वगैरह का जो कपड़ा होता है, धागा होता है, उससे, कॉटन से, कपास से बनाए जाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर आपके पास वो फाइबर्स होते हैं जो लैब के अंदर तैयार होते हैं। अब देखिए जितना भी हम ये कपड़े पहनते हैं ना जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ये प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी कपड़े, ये कॉटन से नहीं बनाए जाते, ये सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। ये जो प्लास्टिक वगैरह होता है ये लैब के अंदर तैयार होता है, केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उसको जो है एक रेशे की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे थ्रेड बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारा जो ये कपड़े होते हैं, जो प्लास्टिक वाले कपड़े होते हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। मतलब ये जितना भी है सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन की एक टाइप है। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं जहाँ से हम फाइब्रस प्रोटीन को तैयार करते हैं और आगे थ्रेड तैयार करके जो है थ्रेड को उसको थ्रेड में कन्वर्ट करके डिफरेंट जो है चीज़ें हम उससे बना सकते हैं। अब इसके अंदर एक ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें हेलिक्स होता है। हेलिक्स क्या चीज़ है, ये होते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन्स कॉइल्ड विद वन अनदर। एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन आपस में इस तरह कॉइलिंग की फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह से कॉइल का मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, ये एक कॉइल है, ये वाली, ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल है, ठीक है ना। इस तरह से जो लॉन्ग चेन्स होते हैं प्रोटीन्स के, ये इस तरह कॉइलिंग की फॉर्म, इस तरह अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कॉइल के फॉर्म में। ये कॉइल, फिर ये दूसरी कॉइल बन जाती है, फिर ये तीसरी कॉइल बन जाती है। इस तरह से कॉइल्स बनती हैं और उन कॉइल्स को जब एक प्रॉपर शेप आ जाती है उसको हम बोलते हैं स्पाइरल का नाम देते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है कि एक स्पाइरल जो है एक बलदार कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो मैं कहता हूँ ये शेप जो है ना, ये एक बलदार है, एक स्पाइरल फॉर्म है, ठीक है ना। बलदार कोई भी चीज़ है उसको स्पाइरल बोलेंगे। मतलब इस तरह एक बल की शेप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइरल्स होते हैं। जो कॉइल्स होते हैं उसको हम स्पाइरल्स का नाम देते हैं, और वही जो स्पाइरल्स होते हैं उन्हीं को हम हेलिक्स भी बोलते हैं। इसको फिर से देखें, हेलिक्स क्या चीज़ है कि लॉन्ग चेन हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपने आप को कॉइल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप स्पाइरल का नाम देते हैं, एक बलदार स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, हेलिक्स का नाम देते हैं। अब ये हेलिक्स क्या चीज़ होती है, ये इसको हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। जो आपका एक हेलिक्स बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको आप दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक तो आप उसको राइट हैंडेड फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, उसके जो राइट साइड को स्टडी कर सकते हैं, उसकी जो है लेफ्ट साइड को स्टडी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा वो किसको शो करेगा, वो राइट हैंडेड जो है रूल को फॉलो करेगा। हम राइट साइड से इसको जो है मेंशन करेंगे और इनकी बॉन्डिंग को चेक करेंगे, ठीक है ना। हम राइट साइड से स्टडी कर रहे हैं, राइट हैंड से। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस किस तरह होगा हेलिक्स के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अगर हम इसके अंदर चेक करें, प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किस तरह से ये एक कॉइल दूसरी कॉइल के साथ अटैच रहती है। ये इसमें बेसिक क्या है, 2 ग्रुप्स होते हैं। कौन से, एक NH ग्रुप है, दूसरा CO ग्रुप है। इस NH ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, अमाइनो ग्रुप है ये NH, ये अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और दूसरा जो CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोनाइल, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप जैसे ही वर्टिकली आपने एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं वर्टिकल पोजीशन में, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। जैसे ही एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के सामने इस तरह से आता है, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एक कॉइल है दूसरी कॉइल से इस तरह से एक प्रॉपर शेप में आ जाती है, ठीक है ना। जिस तरह एक कॉइल इस तरह से, एक कॉइल, इसके नीचे ये दूसरी कॉइल है, ये कॉइल इस कॉइल से इस तरह से अरेंज हो जाती है, इस तरह से। ये कभी फिर अपनी शेप जो है उसको ख़त्म नहीं होती। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। जब तक वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी तब तक वो स्ट्रक्चर वो एक स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक कॉइल दूसरी कॉइल से इस तरह से अरेंज रहती है ड्यू टू, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड इनको आपस में एक कॉइल को दूसरी कॉइल से जो है मजबूती से इसको जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके साथ देखें, अब इसके क्या जाता है, ये मैंने बता दिया आपको कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इन कॉइल्स के दरमियान में, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। अब उसके आगे अगर हम इसका ये इंपॉर्टेंट MCQs भी बनता है, लास्ट पे यहाँ पे बताया हुआ है, ये वाला MCQs इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या चीज़ आपसे पूछी गई है
कि अगर हम एक्सरे एनालिसिस चेक करें, एक्सरेज की मदद से अगर हम इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि हर एक टर्न में, फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है, इस एक कॉइल में एक टर्निंग पॉइंट में, जैसे एक कॉइल ऐसे टर्निंग दूसरी में कन्वर्ट हुई, इसी एक कॉइल के अंदर जो अमाइनो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो 27 अमाइनो एसिड इसी एक टर्न के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। एक कॉइल है, ये टर्न होकर दूसरी कॉइल में जा रही, इसी एक टर्निंग पॉइंट से पहले इसी एक कॉइल के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं? 27 अमाइनो एसिड्स एक कॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो है आपने प्रॉपर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे? मैंने यहाँ पे बताया अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, अमाइनो एसिड अपने आप को एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं, तब जाकर जो है आपके पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड ये अटैच हुए, फिर इसके साथ एक और अटैच होता है, फिर एक और अटैच हो जाता है। इस तरह से हमारे पास एक लेंथी स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट 2 अमाइनो एसिड्स को रिलेट करूँगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँगा, आपने इसको गौर से देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड है, एक यहाँ पे लगा रहा हूँ NH2, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच कौन सी चीज़ है? COOH था ना, ये एसिडिक ग्रुप है। इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, देखें C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे बताई थी जो कि अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। ये एसिडिक ग्रुप को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, COOH इकट्ठे लिखा हुआ था, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। एक ग्रुप ये है, इसी के सामने जब दूसरा ग्रुप आता है NH2, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ हाइड्रोजन एटम और इसके साथ है C डबल बॉन्ड O एंड OH। सेम ये एक अल्काइल ग्रुप, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है ना। जिस तरह ये आपस में अटैच होंगे, इसी तरह से जितने मर्जी अटैच करते थे वो इसी प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब देखें हमारे पास जो है, अब इनको आपने इनकी अटैचमेंट चेक करनी है। अब इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इन हाइड्रोजन को मैं ओपन करके यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम इधर अटैच है, एक हाइड्रोजन एटम इधर अटैच है, इकट्ठा करके आप NH2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से आपस में अटैच होंगे? इधर से OH और इधर से H, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, फॉर एग्जांपल इसका बॉन्ड टूटा, इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब कार्बन का बॉन्ड किससे बन जाएगा? इस नाइट्रोजन से बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह से आगे एक और अमाइनो एसिड आएगा, वो इसी प्रोसेस के थ्रू जुड़ेगा, या आपस में इस तरह से जुड़ते जाएंगे और हमारे पास जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये किस तरह से फिलिंग करनी है, इस चीज़ को गौर से देखेंगे, क्योंकि ये बुक पे जो लिखा हुआ है वहाँ से आपको मे भी समझ ना आए। इसको आप देखेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखें यह आपके पास सामने 2 अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं ना, तो इसी तरह से ये रिपीट होते रहते हैं अमाइनो एसिड्स। अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे, आपने इसको, क्योंकि ये आगे रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा, आपने इसको यहाँ से लेना है, ठीक है ना। इस कार्बन से आपने स्टार्ट लेना है, यहाँ से फिलिंग करनी है फर्स्ट पोजीशन पे, ये वाला कार्बन आएगा। इसके साथ आप इन हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे लिखें ना लिखें उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? हम जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हमारा फोकस रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर रहेगा। तो आपने इनको शो करें, अल्काइल ग्रुप को और हाइड्रोजन को, या ना करें उसका कोई मसला नहीं है। अब हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे, ये R ग्रुप है, कार्बन है, कार्बन आगे किसके साथ अटैच है? कार्बोनाइल ग्रुप। ये ऊपर मैंने C डबल बॉन्ड O लगाया, आप ऊपर लगाए नीचे लगाए, हमने इसकी बॉन्डिंग देखनी है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O इसी कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। हम बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो है वो इस तरह से अरेंज होती हैं जो क्वेल्स की फॉर्म में, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, इस वजह से इसको मैंने नीचे लिखा है, ठीक है ना। यही चीज़ है C डबल बॉन्ड O, और ये आगे अटैच है इस नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ अटैच है ये नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के साथ क्या चीज़ है? एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। उसके आगे क्या चीज़ है? कार्बन, सेम ये कार्बन, वही चीज़ है जैसा कि यहाँ पे बताया था कि R और H को आप लिखें या ना लिखें उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो रहे। उसके आगे क्या चीज़ है? इस कार्बन के वही ग्रुप आ जाता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके आगे क्या चीज़ आएगी? इसके आगे कौन सा ग्रुप आएगा? इसको देख लें आप, C डबल बॉन्ड O, इसी C डबल बॉन्ड O के आगे कौन आ रहा है? फिर से रिपीट होगा नाइट्रोजन, तो आपने यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है, ये इसी तरह से फिर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब इसी के नीचे सेम इसी तरह का प्रोसेस आप शो करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इससे शो करता हूँ,
अब जब आप सेकंड कॉइल को लेंगे ना, उसके अंदर फिलिंग करेंगे अमीनो एसिड्स के एटम्स की, तो आप इस फर्स्ट को छोड़ के आपने सेकंड से स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब सेकंड कौन सा, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है ना, आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पे C डबल बॉन्ड O, सेम उसी तरह उसके आगे क्या चीज़ है, नाइट्रोजन, इसके साथ अटैच है नाइट्रोजन, ठीक है। अब उसके आगे क्या चीज़ है, कार्बन, सेम कार्बन, इसके आगे क्या चीज़ है, C डबल बॉन्ड O, सेम उसी तरह C डबल बॉन्ड O आपने लगा दिया। उसके आगे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपने यहाँ पे लगाया और इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम। अब इसके आगे क्या चीज़ है, इस नाइट्रोजन के, ये जो आपने कार्बन यहाँ से छोड़ा था, ये कार्बन आप यहाँ पे शो करेंगे इस साइड पर, ठीक है। अब अगले कोयल को देखें, सेम उसी तरह से नेक्स्ट कोयल को आपने फिल करना है, इसको मैं नहीं कर रहा, इसको इसकी खुद आप लोग ट्राई करेंगे। अगले जब कोयल की तरफ जाएंगे तो आपने इसको छोड़ देना है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को कहाँ से स्टार्ट लेनी, इस नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फिर कार्बन, और यहाँ पे लास्ट पे क्या चीज़ आएगी जो यहाँ पे आपने मिस किया था, इसको लास्ट पे लेके जाएंगे। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप किस तरह से शो करेंगे, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ, तो इनके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, और उसके आगे फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे देखें सेटिस्फाई हो रही है इस जगह पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन के इनके दरमियान में ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा, इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चीज़ है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही हैं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह का प्रोसेस आगे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने खुद इसको फिल करना है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है इस हिसाब से। अब नेक्स्ट है हमारा इसी तरह बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कंपाउंड में जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास DNA के स्ट्रक्चर है। तो DNA के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बेसिकली 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के अंदर। 2 स्ट्रैंड्स में ये तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। इनमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, वो हमारे पास होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस। इनके दरमियान में कुछ पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। दूसरा जो है इसका नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं हमारे पास एडिनिन, A से, G से गुआनिन, C से साइटोसिन, एंड T से थायमिन, ठीक है ना। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच होती हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। किस तरह से अटैच होंगी, अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, A जब भी आप इसको अटैच करेंगे ये हमेशा T के साथ अटैच होगा। एडेनिन जो नाइट्रोजन स्पेस है इसने हमेशा थायमीन के साथ अटैचमेंट शो करनी है, और जो गुआनिन है इसने हमेशा साइटोसिन के साथ जो है अटैचमेंट शो करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है इन्होंने आपस में। अब देखें इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लिमिट होती है, A और T के दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। अब GC यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, G और C एक दूसरे के सामने आएंगे। तो जो G और C है इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। या CG के सामने आ जाए या GC के सामने आ जाए, दोनों फॉर्म में इन दोनों के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और A और T के दरमियान में जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि A जो है वो C के सामने आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस नहीं होगा, या T G के सामने आ जाए तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस नहीं होगा। अब ये जो एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल आपके सामने है, 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब 2 स्ट्रैंड्स किस वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, अब देखिए सेपरेट तो हो सकते हैं ना, लेकिन ये सेपरेट नहीं होते। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। जैसा कि देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रैंड के साथ A लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल G लगा हुआ है, यहाँ पे T लगा हुआ है। अब जब इसका ये नाइट्रोजनस बेस अगला, इसके सामने कौन सी बेस आनी चाहिए दूसरे स्ट्रैंड की, दूसरे स्ट्रैंड की ये वाली जो बेस है, यहाँ पे अगर A लगा है तो दूसरे स्ट्रैंड का कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ पे लाजमी तौर पे T आएगा, तब जाके इनके सामने इनके साथ इनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। अब यहाँ पे G है तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, लाजमी तौर पे C आएगा, ठीक है ना। G और C की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पे T लगा है तो इस स्ट्रैंड का कौन सी नाइट्रोजन बेस आएगी, यहाँ पे A ही लाजमी तौर पे आएगी। मतलब क्या हुआ, इस तरह से ये इस तरह पूरा स्ट्रक्चर जो अपने आप को अरेंज करता है। A और T के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं,
2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और इसी तरह जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टी और ए के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह से आप इसको इस तरह फिल करेंगे। इस तरह से जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये जो है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो डीएनए के वो आपस में अटैच होकर रहते हैं, वो सेपरेट नहीं होते। अब ये जो एक तो हमने बता दिया कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रैंड बना है, ये किस चीज़ का बना होता है? ये फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर होती है उससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, ठीक है ना। शुगर फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। शुगर फॉस्फेट ग्रुप से ये स्ट्रैंड बन रहा होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि इन स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, और इनके दरमियान में ये जो डॉटेड से जिसको शो किया, ये क्या चीज़ होती है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं जो इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा जो है फूड मटेरियल, कि अगर हम फूड मटेरियल को देखें तो इनमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो इनमें फूड मटेरियल में बेसिक पॉइंट क्या चीज़ होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक फॉर्म में हमें किन किन फॉर्म में मिलते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको शुगर की फॉर्म में नज़र आ सकते हैं। किन में पाए जाते हैं? शुगर में। और इसी तरह सक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। और इसी तरह फ्रक्टोज वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन सब के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपने सिंपल फॉर्म में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया गया जिसमें आपको OH ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, वो तमाम स्ट्रक्चर जिनमें OH ग्रुप मौजूद हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। एक फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जितने किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर OH ग्रुप जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर ये नेम नज़र आ रहे हैं, शुगर है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, इन सब के अंदर OH ग्रुप मौजूद होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, ठीक है ना। अब इसके आगे आ जाता है लास्ट पे कि कुछ हमारे पास टेक्सटाइल मटेरियल होता है या पेंट्स होती हैं, डाइज वगैरह, जैसे हम पेंट्स करते हैं दीवारों के ऊपर, ये पेंट्स किस तरह से जाके अटैच हो जाता है दीवार के साथ, या डाइज जो हम ये रंग करते हैं ये चेयर्स वगैरह को, ये किस तरह से उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। तो या दूसरा हमारे पास टेक्सटाइल मटेरियल होता है, उसके अंदर किस तरह का प्रोसेस होता है। ये जितने भी हैं सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे हम अगर हम इसकी बात करें डाइज और पेंट्स वगैरह की, जो पेंट्स होते हैं इनमें इनकी जो नेचर होती है एडहेसिव नेचर होती है, ठीक है ना। एडहेसिव नेचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो अटैचमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कोहेसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एडहेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोहेसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो सिमिलर सब्सटेंसेस के दरमियान में हो, सिमिलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी किया, फॉर एग्जांपल HF के सामने आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एक कोहेसिव प्रॉपर्टी है, एडहेसिव नहीं है। एडहेसिव कब होगी? जब आप किसी फॉर एग्जांपल पेंट हम अप्लाई करते हैं ना दीवार के ऊपर, ये पेंट जाकर दीवार के साथ जो है अटैच हो जाता है। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो तो उसको हम एडहेसिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, ठीक है। दीवार के साथ जो पेंट का अटैच होना किस वजह से होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। इनमें एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। एडहेसिव प्रॉपर्टी के वर्ड क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि जो पेंट होते हैं एक अलग सब्सटेंस है और जो दीवार है वो दूसरा सब्सटेंस है। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान अट्रैक्शन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसमें जो अट्रैक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं एडहेसिव एक्शन या एडहेसिव अट्रैक्शन, ओके। और इसी तरह फूड मटेरियल के अंदर भी आप लोग देखेंगे, फूड मटेरियल जितने भी होते हैं उन सब के अंदर, फूड मटेरियल के अलावा टेक्सटाइल मटेरियल जो होता है उन सब के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो भी मटेरियल होगा जो टेक्सटाइल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उनमें रिजिडिटी पाई जाती है और उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से जो है वो उनके अंदर एक लचक पाई जाती है, उनमें एक स्ट्रेंथ होती है। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ओके।